अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुसलसल सियासी मुश्किलात में घिरी रही, सरबराह नाअहल हुआ, जेल गया, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम हुए, इलेक्शन से ऐन पहले बल्ले का निशान खोया, टॉप टियर लीडरशिप के बगैर इलेक्शन लड़ा, बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे, बहुत बड़ी तादाद में जीत कर असेंबलियों में आए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की ताकि मखसूस नशिस्तें मिल सके, मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया, फिर एक तवील कानूनी जंग लड़ी और आज अदालत से एक बड़ा रिलीफ उस वक्त मिला जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ना सिर्फ पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया बल्कि बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी को रिकग्नाइज भी कर लिया गया। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन चुकी है। इस फैसले का खुलासा ये है कि 13 के 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के अरकान को इलेक्शन में आज़ाद डिक्लेयर करने का फैसला गलत करार दे दिया है। ये कहा गया है कि निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस सीटों के लिए नाम दे, अरकान असेंबली पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। दूसरी तरफ 11 जजेस ने मखसूस नशिस्तें PTI को दी हैं, 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। एक इख्तिलाफ ये है कि ये दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेकर आई थी और चूंकि इस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए रिजर्व सीटों की ये जमात अहल नहीं है। दूसरा इख्तिलाफ इस बात पर है कि सिर्फ उन अरकान को PTI का मेंबर माना जाए जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी। अब इस फैसले से तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर खुश है और इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है, लेकिन हुकूमत ये एतराज़ कर रही है कि ये पटिशन तो तहरीक इंसाफ की थी ही नहीं, तो उनको फिर ये कैसे सीटें दे दी गई। हुकूमत के लिए फैसला इसलिए भी नाजरीन सेटबैक है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बंदर बांट की थी रिजर्व सीटों की, जिसके बाद हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत आनी थी, हुकूमत अब इससे महरूम हो चुकी है। तो इस फैसले की तासीर, इसके मुल्की सियासत पर असरात और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तफसील से आज बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सियाकार नजमु साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमु साकिब साहब, अदालत ने क्या आज कोर्स करेक्शन कर दी, एब्सोल्यूट जस्टिस हो गया? शुक्रिया रामीन। देखिए, मेरा तो इस वक्त कुछ आलम ऐसा है, दिल चाहता है मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर सुनाऊं, मुहावरे सुनाऊं, कोई गाने शाने गाएं हम लोग, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है। फैज साहब ने एक तस्वीर खींची थी जी। सबसे पहले तो उस तस्वीर को देखते हैं और वही आलम इस वक्त आपने बताया है जो यानी अपने इंट्रो में कि जो PTI के साथ ज्यादतियां होती रही वगैरह वगैरह। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे अडियाला में चुपके से बाहर आ जाए। अच्छा, अब ये है कि ये जो चुपके से बाहर आ गई है, ये जो चुपके से बाहर आ गई, पहले तो मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देना चाहता हूँ। इस फैसले को बड़े गौर से सुना भी, देखा भी और बाद में पढ़ा भी, और चूंकि कानून की डिग्री मेरे पास है जिसके बारे में अभी तक किसी ने ये ऐलान नहीं किया या दावा नहीं किया कि ये जाली है, उस डिग्री की बुनियाद पे जो मुझे समझ आई चीज़ों की, उस पे सबसे पहली बात आपको पहली स्टेटमेंट में ये दूंगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है। पहली स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, इलेक्शन, ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का फैसला आया है, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं है, इसमें आपकी अदलिया और आपके सियासी पेश मंजर को तब्दील करके रख दिया गया है। और इसमें जो राहें निकलेंगी आज के बाद से आपके सियासत में, मुआशरत में और ख़ास तौर पे अदालतों में, वो कुछ ऐसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ की जमहूरियत कहती है हमें कि उस तरफ जाएं। तो ये तो हुई 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब ये है कि अगर आप इसको देख लेना, अगर आप देख रही थी, हम सब ने मिल के देखा, हम उस सारे को जो यानी चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे या उनके साथ वो जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने या वो जो तीसरे जज थे, उनको एक तरफ रखते हैं कि कौन सी क्लॉज, कौन सा यानी वो जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी फलानी। 10-15 बंदे बिठा लीजिए पाकिस्तान के आम आदमी जिनको ना कानून का पता है, ना ही उनको आइन का पता है, ना ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता है,
उनको बिठाने से पहले एक फिक्रा बोलना चाहूंगा कि जो दुनिया भर का कानून है ना, हम्मुराबी से लेके आज तक जो बना, उसमें 98% 99% होती है आपकी कॉमन सेंस। राइट। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कॉमन सेंस बहुत ही, यूं समझिए 100% प्रिवेल की। उन 10 आदमियों को कहिए, क्या आपको नहीं पता कि पीटीआई एक पार्टी है और एक बड़ी सियासी पार्टी है? वो 10 लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप उनसे पूछे क्या बल्ले का निशान इनका नहीं था और क्या बल्ले का निशान छीनना ज्यादती नहीं थी? वो सारे कहेंगे जी बिल्कुल उनका निशान था और ये ज्यादती थी। फिर उन 10 आदमियों से ये पूछे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए कि ये बताइए कि जब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं और सुन्नी इत्तेहाद में जाते हैं तो क्या वो मजबूरी के तहत नहीं गए थे? क्या उनको सड़क पे नहीं खड़ा कर दिया था? वो सब कहेंगे किया था। फिर आप उनसे ये पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ये सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको वापस मिलेंगी, तो जिन्होंने ले ली थी, जिन पार्टियों ने, क्या उन पार्टियों ने ये मखसूस नशिस्तें ठीक ली थी कि गलत ली थी? तो वो आपको क्या कहेंगे? गलत ली थी। यही फैसला आज भी हुआ। तो मेरे नजदीक अदलिया ने अपनी आजादी का बरमला इजहार किया है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा। और वो आपने मुहावरा सुना होगा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जी बिल्कुल, अब आया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने यानी इसको करेंगे आगे, इस पूरे प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और भी इसके यानी उकदे भी खुलेंगे इसके ऊपर। लेकिन एक आपको बात बता दूं, दूसरा मुहावरा आपने गौर से सुना नहीं, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मुझे लगता है, देखिए हुकूमत की कश्ती नहीं डूबी इससे, लेकिन डगमगाई जरूर है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। ठीक है राव खालिद साहब, अब हुकूमत इस बात पर या इस फैसले पर ये कहकर एतराज कर रही है कि अदालत ने खुद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई की जो गलतियां थी वो सुधार दी हैं। फिर ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी आपने तो तशरीह करनी थी, मगर आपने तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन को शायद रीराइट कर दिया है। ये बताएं, क्या यही काम नहीं अदालतों का कि कोर्स करेक्शन की जाए? अगर किसी की कोई गलतियां थीं, कोई लकूनाज बीच में आ रहे थे, तो एब्सोल्यूट जस्टिस की तरफ जाया जाए। इस पर एतराज़ क्यों आ रहा है? देखिए, वो फिर ये भी बताते ना कि गलतियां सुधारनी किसने थी अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुधारनी थी। एग्जैक्टली। गलतियां अगर मान रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो सुधारनी थी। अगर सुधारनी थी तो वो किसने सुधारनी थी? और आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन का आइन किसको इख्तियार देता है? वो सारा कुछ वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आपकी कोई भी आइनी और कानूनी जब कोई मसला पैदा होता है, तशरीह की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी और उसी को इख्तियार है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करे। तो उन्होंने ही इंटरप्रिटेशन करनी थी, इसलिए ये खैर वो एक उनको गुस्सा तो जाहिर है, वो तो पता नहीं क्या क्या मसले बना के बैठे हुए थे, 2/3 मेजॉरिटी, और उसके बाद उसके बाद अमेंडमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने सोचा हुआ था। बड़ा लंबा चौड़ा प्लान किया हुआ था उन्होंने और बड़ी उथल पुथल करने का उनका प्रोग्राम था। वो तो सारा उनका जो रेत का महल तामीर किया था वो तो धड़ाम से गिर गया है। अच्छा। और अब मसला ये है कि जो फैसला है उसके असरात जो हैं वो ओवरऑल जो हम अभी जो जिस नहज पे ईसीपी जा रहा था, एक तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी था और बड़ा टाइमली तो नहीं रोका गया, लेकिन रोक लिया गया। इसका बहुत मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ा कारनामा है अदलिया का कि उन्होंने एक ऐसी डगर पे चलते हुए ईसीपी को रोका है जिसके हाथ में एक ऐसी तलवार आ चुकी थी। वो किसी भी इलेक्शन में किसी भी जमात के इलेक्शन को नल एंड वाइड करके, जमात को फारग करके पूरे इलेक्शन का मंजरनामा तब्दील कर सकता था, जैसा कि हमने इस इलेक्शन में देखा। उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। अगर ना रोका जाता तो आज पीटीआई निशाना थी, कल कोई और मकबूल जमात निशाना हो सकती थी, कल को और ऐसी जमात जो मंजूर नज़र ना होती और जिसके बारे में किसी को गुस्सा होता, बाइख्तियार जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में और ईसीपी में, वो उसको यानी बैठ के किसी वक्त भी कह दें आपके इलेक्शन गलत है, उसके बाद आपका निशान हमने ले लिया। अच्छा, तो जाए फारग है एक दो निकात हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस का मैं एतराज़ पढ़ी थी, चीफ जस्टिस साहब ने एतराज़ किया है कि पीटीआई के किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जिसके तहत उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था।
अगर वो इसको परसू कर लेते पीटीआई वाले उस वक्त कि भैया हमें आज़ाद क्यों डिक्लेयर कर दिया गया, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है, हमसे तो सिर्फ सिंबल लिया गया, तो ये बात उनको भी नहीं पता थी कि अगर सिंबल छिन जाए तो पार्टी इंटैक्ट रहती है। अच्छा, एक तो इसमें मैं बता दूं कि जब हेयरिंग हो रही थी बल्ले के केस की, तो उसमें जफर अली अपना अली जफर साहब जब कर रहे थे उसमें आर्गुमेंट्स, तो उन्होंने एक जगह पे ये कहा चीफ जस्टिस को कि सर ये जो काम है, अगर हमें ये निशान ना मिला और हम बतौर पार्टी इलेक्शन ना लड़ सके तो आगे चल के हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा और रिजर्व सीट का बड़ा इशू आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें फौरन रोक दिया था। उन्होंने कहा वो इशू अभी आया नहीं है, वो जब आएगा तो फिर आप हमारे सामने लाइएगा, अभी उसको डिस्कस न करें, हमारे सामने वो इशू आ सकता है। ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब को भी पता था, अली जफर साहब को भी पता था, उनके लॉयर्स को भी पता था कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हम ओवरऑल हम गलती ये हो सकती है पॉसिबली, ये राइटली पॉइंट आउट हुई है कि उसको कर लेते वो, उन्होंने उस तरफ, लेकिन आप उसको अगर हम देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो में ना, जिस तरह डेट्स वाइज अगर देखें किस किस तरह से 2 फरवरी को फैसला होता है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको सिंबल मुख्तलिफ मिले हुए हैं, वो अपनी कंपेन कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स भागे फिर रहे हैं, उनके कागज जमा नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो उस अफरा तफरी के आलम में तो वो जस्टिफिकेशन वो जो देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको इसका भी ख्याल करना चाहिए था। लेकिन एज अ पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि पीटीआई के 39 अरकान ने एज अ पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है, तो उसके बाद तो फिर आजाद वाला मसला तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है, तो वो ऑब्वियसली वो फिर उसके कोर्स करेक्शन ऑटोमेटिकली होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 187 की बात की जा रही थी कि पूरा कंप्लीट जस्टिस जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो सारी चीजें हो रही थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उसको पूरे तनाजुर में देखने की जरूरत थी। आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे फिर तो आप कह सकते हैं सियासी फैसला है, आईनी और कानूनी नहीं है। अगर आप पूरे उसको तनाजुर में देखेंगे, जमहूरियत के हवाले से देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से देखेंगे, सियासी पार्टी के हवाले से देखेंगे, अवाम के राइट्स के हवाले से देखेंगे, तो फिर आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट आज पहुंची है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा था पीटीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का काम किया था, किसी और पार्टी के साथ आगे चल के अगर करेगा तो वो इस तरह फाइट बैक शायद ना कर पाए जैसा पीटीआई ने किया है। हर दफा इस तरह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो तारीख की सही सिमत में आपको खड़ी नजर आई है, और आगे अहम मुकदमात और आ रहे हैं। अगर उनमें भी वो मुकम्मल कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाते हैं, जिसमें बल्ले की नजरसानी की दरखास्त है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस की बात है, जिसमें इलेक्शन में धांधली की बात है, वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पे जब आप जाएंगे तो उसमें अगर चीजें हम करते हैं तो हम ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर एक एतमाद पैदा करेंगे लोगों के अंदर, जुडिशरी के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और जो ये कहा जाता है कि बाहर के प्रेशर पे जजेस फैसले कर देते हैं, इस तरह जी मैनिपुलेट कर लिया जाता है, वो चीज़ों उसके पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और एक जमहूरी रास्ते पे चलने की सूरत नजर आ रही है, एक आगे बढ़ने की सूरत नजर आ रही है, और आलमी तौर पे हमारी जो रेपुटेशन है उसमें बहुत बेहतरी होगी अगर हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कोर्ट है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, साकिब भी इसमें बात करेंगे, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। पहली दफा ऐसी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, और वो भी डिमांड करती थी कि उसके ऊपर कंप्लीट जस्टिस किया जाए, क्योंकि अगर पहले ऐसी सूरत हाल होती और उसमें कुछ फैसले हुए होते तो शायद कोई बीच का रास्ता निकलता, उधर जाते उधर जाते, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से एक बात हुई थी, नई बात थी, उस पर नए तरीके से उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। और मैं दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को बर वक्त रोकना बहुत जरूरी था, वरना उसके हाथ में ऐसी नंगी दो धारी तलवार थी, कोई पार्टी इलेक्शन में उसकी मर्जी के खिलाफ इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी फिर उसके बाद। ठीक है साकिब, ये हुकूमत क्यों कह रही है कि जी ये कोई कानूनी आईनी फैसला नहीं है, ये सियासी फैसला है? सियासी फैसला कैसे है कि इसकी उलट बात की जा रही थी कि अगर 2/3 मिल गई गवर्नमेंट को तो वो कोई जुडिशियल पैकेज लेकर आने वाले हैं तो शायद उसकी वजह से कोई फायदा होता है, लेकिन इसमें तो कोई सियासी फायदा उनका नजर नहीं आता। दूसरी बात ये कि कल हमने कुछ 1-2 चीज़ें देखी ऐसी जिसके बारे में आप हमें बताएं कि हुआ क्या कि कॉज लिस्ट जारी होती है और उसमें पहले फुल कोर्ट का नाम ही नहीं था उसके अंदर, उसमें सिर्फ 2 या 3 शायद नाम थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसको रिवाइज किया गया, उसमें सबके नाम डाले गए। ये क्या हुआ था?
ये कल जब शाम को तकरीबन 5:30 बजे ये काज लिस्ट जारी हुई थी कि 3 जजेस जो है वो फैसला सुनाएंगे, तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ये अल्टीमेटली जो फैसला होता है चीफ जस्टिस जो है फैसला करते हैं, तो कुछ जजेस को शायद इस हवाले से मालूम नहीं था और उनको फिर टीवी चैनल पर ब्रेक होने वाली खबर के बाद जो है मालूम हुआ कि 13 नहीं बल्कि 3 जजेस ही फैसला सुनाएंगे। एक तो ये है कि 3 जजेस ही फैसला सुनाते तो वही फैसला सुनाया जाता जो आज 13 ने सुनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बात कंफ्यूज कर रहे थे कि शायद जो है वो 3 बैठेंगे तो फैसला जो चेंज हो जाएगा। नहीं, फैसला यही सुनाया जाना था। लेकिन उसके बाद जब बाकी जजेस की जानिब से भी ये जराए बताते हैं कि उनकी जानिब से जब बात आई तो फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है 13 के 13 जजेस बैठकर फैसला सुनाएंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो फैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि सीनियर 3 है और फ्यूचर के 3 माह बाद चीफ जस्टिस उन्होंने बनना है, तो क्योंकि 8 जजेस वो थे, उनमें सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, तो उनको कहा गया कि आप अक्सरियती फैसला आप पढ़ें। उसके बाद जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने फैसला पढ़ा, जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है 2 जजेस उनका फैसला था। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जो है वो जमाल खान मंदोखेल उनका फैसला था, फिर उन्होंने पढ़ा और जस्टिस याया अफरीदी ने अलग से जो है वो फैसला पढ़ा। इस फैसले के 2-3 जो चीजें बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस तरह राव साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बंद बांधा है कि आइंदा से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई तो थी नहीं, सबसे बड़ा सवाल, और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा है 2 जजेस ने, उन्होंने भी ये चीज पॉइंट आउट की है, लेकिन 8 जजेस उससे मुत्तफिक नहीं है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो 8 जजेस की जो अक्सरियती फैसला है वही कंसिडर होगा, वही काउंट होगा, और उसके मुताबिक उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। और उसकी वजह है, अगर तो ये हमने जब लास्ट वीक ये प्रोग्राम किया था तो उस वक्त भी ये बात की थी, अगर तो ये होता 4 नशिस्तों का 10 नशिस्तों का भी आप मान लें 5 नशिस्तों का मामला होता कि 5 नशिस्तें एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी है, तो फिर वो 187 में कंप्लीट जस्टिस, अब जो कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सिचुएशन है ना, तब उन्होंने इस्तेमाल करना है। अब रूटीन में तो कोई नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि यही केस अगर 5 नशिस्तों का होता फर्ज करें और 5 नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जाने से फर्ज करें कि बिल्कुल आप वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया था, तो इसलिए हम जो है वो यहां पे नहीं देख सकते, यहां देखने के लिए आर्टिकल 187 में हमें जाना पड़ेगा, तो हम उधर नहीं जा रहे क्योंकि जरूरत नहीं, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला नहीं है। तो फिर तो वो नशिस्तें दे भी देते तो फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन यहां पे इशू ये था कि अगर ये 78 नशिस्तें जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जाती तो पूरा पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता कि वहां पे जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके पास जो है वो 2/3 अक्सरियत उनकी हो जाती। और रिकॉर्ड बात है ये जो है वो जो आजम नजीर तारड़ है वजीर कानून, वो ये बात कर चुके हैं। रूल्स कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे भी उन्होंने ये बात की, रूल्स बन रहे थे आज से तकरीबन 3 मंथ पहले की बात है, तो वहां रूल्स के हवाले से पूरे मुल्क से सारे चीफ जस्टिस भी आए हुए थे, हाई कोर्ट्स के सीनियर प्यूनी जजेस और बाकी वज़राए कानून जो है मुतलका जो सूबों के वो भी आए हुए थे। तो ये मल्टीपल चीजें थी जिसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने देखा और उसके बाद उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी बड़ी क्लियर जो है वो डेफिनेशन की है, क्योंकि सारा जो झगड़ा शुरू हुआ है, सारी जो खराबी की जड़ है वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बतौर पॉलिटिकल पार्टी ही मानने से इनकार कर दिया। और उसमें बड़ी वजाहत की गई है पैराग्राफ 4 में, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान ले लिया जाता है तो उसके जो आईनी कानूनी जो राइट्स हैं वो जनरल इलेक्शन हो, बाय इलेक्शन हो, वो बरकरार रहते हैं और इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है कि वो उनको दिए जाएं, और इलेक्शन कमीशन ने यहां पर नहीं दिए। और ये वो वजह थी जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है, अब जब डिटेल जब रीजनिंग आएगी तो उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने किस लॉ के तहत किस तरह जो है वो ये सारी जजमेंट दी है और क्यों जो है वो उस तरफ गए हैं। एक चीज के जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या बाकी बेंच के जजेस जिनमें 8 जजेस में वो जजेस शामिल थे, वो ये कहते रहे हैं कि हम इम्पैक्ट को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर हम ये नशिस्तें उन पॉलिटिकल पार्टीज को दे देते हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद
हैं या वहां पे हैं, हुक्मरानी कर रही हैं, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा कि आगे उनकी 2/3 अक्सरियत, फिर आईनी तरमीम, ये सारी चीजें, तो उसके उन्होंने फिर ये भी बेंच ये कहता रहा बार बार कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम सिविल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, फुल कोर्ट बैठी हुई है, हम आंखें भी बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फैसले अब सियासत पर और ख़ास तौर से हुकूमती इत्तेहाद पर क्या असरात होने जा रहे हैं, इस पर करते हैं नाज़रीन बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुआ ये कि आज का फैसला आने के बाद 77 सीटें कौमी और सूबाई असम्बली की हो चुकी हैं मुतनाज़े। 65 सीटें पीटीआई को मिलने का इम्कान है। अगर ये 65 सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं, 84 अरकान उनके ऑलरेडी मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ज़ाहिर है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। फिर क्या होगा? राव खालिद साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला, एक झटका पीपल्स पार्टी शायद देने जा रही है? कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि हम तो अगर एक हुकूमत बना सकते हैं तो हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो आप कोई पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का कोई नेक्सस, कोई अलायंस बनता देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, अगर कोई बेहतरी की सूरत निकले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी और इवन पीटीआई नून लीग भी इकट्ठी हो जाए तो कोई बेहतरी की सूरत निकले, क्योंकि जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त हुई है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक लॉक जैम की कैफियत है। चीजें चल नहीं रही किसी तरफ भी, ना सियासी तौर पे, ना माशी तौर पे, अदरवाइज लोगों की तो जो हालत है वो हम रोज उसका रोना रोते हैं, ना किसी के कान पे जूं रीखती है। अभी बिजली की कीमतें आपने फिर देखा पड़ेगी। मुल्क किसी समझ चले, मुल्क का ये जो बिल्कुल स्टैग्नेशन होती जा रही है, ये कोई हलचल पैदा हो, कोई हिले, कोई चले, कोई बेहतरी की सूरत निकले, उसमें कोई भी किसी की तरफ भी अलायंस पड़े। लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं तो एक तो मैं दोबारा अदलिया की बात करूंगा, क्योंकि ये जो एक चीज है ना, इम्पैक्ट, नजमुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आया है, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आगे चल के ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आने हैं इलेक्शन के हवाले से, तो लोगों की जो उम्मीद है इससे पैदा होगी, लोगों के अंदर जज्बा पैदा होगा, बेहतरी की सूरत इससे निकलेगी, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि अदलिया ने अभी से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जस्टिस बंदियाल के पास एक मौका था, वो चाहते तो वो भी वही कर सकते थे जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था। कंटेम्प्ट के ऊपर, इलेक्शन ना कराने के ऊपर उनको बुला के फारिग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ऑप्ट नहीं किया, बल्कि अपने क्लोज सर्कल में उन्होंने कहा कि मैं किसी वज़ीर आज़म को फारिग नहीं करूंगा, भले जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो एक अप्रोच बिल्कुल चेंज होती है हमें अदलिया के अंदर नजर आ रही है। लेकिन ये 13 रुकनी बेंच की समाअत जैसी भी रही, जैसे भी सवाल होते रहे, जिस तरह इसके फैसले पे पहुंचा गया है, वो आपको शो करता है कि इंटरनली बेशक उनके कानूनी आईनी इख्तलाफात हों, लेकिन एक बहुत एमिकेबली एक फैसले पे पहुंचे हैं। और ओवरऑल जैसे आपने कहा 13-0 का इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो किसी ने इतना ये कहा ही नहीं कि उसने ठीक किया है, सबने कहा गलत किया है। एक बुनियादी सवाल के ऊपर सब मुत्तफिक थे उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमें जो नजर फिशर्स जो दरारें नजर आती थी उसके अंदर, और एक ये होता था कि जी ये जब बेंच बैठ गया तो ये फैसला आएगा, फलां बेंच बैठ गया तो ये फैसला आएगा, तो वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अगर कोई सीरियस रिफ्ट होती इनसाइड, तो वो जो इलेक्शन कमीशन के बल्ले का जो फैसला था काजी साहब का, ये जज अक्सरियत में थे, ये उसको डिसओन कर सकते थे, उसका बड़ा सीरियस इंपैक्ट आना था काजी फायज ईसा साहब पे और उनके फैसले पे। इन्होंने नहीं डिसओन किया, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, एक वे आउट उन्होंने उसका निकाला। उसके बाद अब जो है जो सूरत हाल पैदा हो रही है ओवरऑल, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलके चलती है, नहीं चलती। एक जो मुझे इस फैसले के नतीजे में इमीडिएटली जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो है वो कैंडिडेट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। अगर तो उनके लिए खींचातानी शुरू हो जाती है किसी तरीके से बाय फोर्स उनको, क्योंकि वो अब किसी जमात में जा सकते हैं, उनके पास टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इतने दिनों में आपने कोई जमात ज्वाइन करनी है। अगर तो उनकी खींचातानी होती है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर हम वही जगह पे चले जाएंगे जहां हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बार बार बात करते थे, वो ज्यादा गंभीर सूरत हाल हो जाएगी। अगर ये खींचातानी नहीं होती और वो एमिकेबली अपनी जमात में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं उसको, तो पीटीआई की रिजर्व सीट उसको मिल जाएंगी।
इससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आने लगा अनटिल एंड अनलेस हुकूमत के अपने एलाइज उसकी जो है ना वो पाँव के नीचे से कालीन ना खींच लें। अच्छा, तो जो कि पीपल्स पार्टी कर सकती है। मामला इसी तरह से चल सकते हैं। जी, पीपल्स पार्टी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मुझे लगता नहीं है पीटीआई उनको ऑफर कर दे, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने बनना है बन जाए, हम आपको वोट देंगे और हम पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, मे भी वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इस किस्म की डील पे राजी हो जाए कि ठीक है आप हमें वोट दें, हम हुकूमत बनाते हैं तो उसका रहे, लेकिन वो एक अकलियती हुकूमत बनेगी उस तरह से। मेरा नहीं ख्याल नून उनके साथ उस तरह से खड़ी होगी या बैठेगी उनके साथ उस तरह से। हल जो मैंने बहुत पहले भी कहा था, हल इसका यही है, जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, जैसे मैंने कहा ट्रिब्यूनल के फैसले भी आने हैं, हल इसका यही है कि आप दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएं, एक फेयर एंड फ्री, और आपका इलेक्शन कमीशन यानी वो आगे हम चल के डिस्कस भी करेंगे कि उसका हशर क्या करना है, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन आपको सही सिमत पे ले जा उसको सही सिमत में आपको ले जा सकते हैं अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। अदरवाइज ये खींचातानी अगर लगी रही तो जो इम्पैक्ट इस फैसले का है, जो मैं समझता हूं मेरे हिसाब से बेहतर ये होनी चाहिए सूरत हाल में, लोगों को, पीटीआई को भी रियलाइज करना चाहिए कि उनको एक ऐसा रिलीफ मिला है जो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा सुकून देगा। उनकी जो टेंशन थी, नर्वसनेस थी, वो थोड़ी सी कम होगी। और ये अगर एमिकेबली ये चले जाते हैं पार्टी में वापस लोग 80-82 और उनको रिजर्व सीट्स भी मिल जाती है, मेरा ख्याल है उससे कुछ ना कुछ ठहराव हमारी सियासत में आएगा और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपने बड़ा मज़ेदार मुहावरा बोला था कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के खैर मनाने के दिन अब ख़त्म होने जा रहे हैं? क्या कोई तहरीके एतमाद आ सकती है? और दूसरा ये कि तस्वुर ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि एक अच्छा फैसला है, इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, बेचैनी थी पीटीआई में वो कम होगी, मगर क्या इसका उलट भी हो सकता है? क्या मज़ीद तोड़ फोड़, खींचा तानी, जैसे राव खालिद साहब ने इशारा किया, ये इसके भी इम्कानात हैं? बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यूँ समझिए कि पहाड़ पे चढ़ना है और ये पहला मजबूत कदम रखा गया है जमहूरियत की तरफ और उस अवाम की तरफ जिसको के देखा नहीं गया, और उसके मैंडेट के साथ जो हशर हुआ, उस पहाड़ पे अभी चढ़ना है। लिहाजा अभी बहुत सारे मराहिल, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। देखिए, कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग पीटीआई को राइट ऑफ कर चुके थे जी कि खान ने अब रहना बाकी की जिंदगी जेल में, और पीटीआई तो गई, इनसे बल्ला भी गया, इनके अब इंडिपेंडेंट्स हैं, ये तो हवा में तहलील हो जाएंगे। उन सारे लोगों को लगा है, बहुत बड़ा धक्का धचका लगा है, बहुत ज्यादा परेशान हैं वो, क्योंकि पीटीआई को अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही वजाहत से बताया है कि वो एक पार्टी थी, वो एक पार्टी है। दूसरा ये हुआ है कि पीटीआई के कदोकामत में सुप्रीम कोर्ट ने अचानक बड़ा इजाफा कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके वोट बैंक में इजाफा किया है, उसके सियासी कदोकामत को यानी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। जो वो डिजर्व करते थे वो तो उनको मिल गया। अब उनको ये है कि सुप्रीम कोर्ट की, यूं समझे कि बैकिंग इस लिहाज से भी है कि उनको पता लगा है कि उनकी जो सुप्रीम एपेक्स कोर्ट है वो उनको मान रही है। वो जो लोग नहीं मानते थे उनको ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासत के इस बेयकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल को एक अदालती अंदाज से, एक कानूनी और आईनी अंदाज से हल करने की लाशऊरी कोशिश की है। मैं फिर से लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लाशऊरी। देखिए, उनका ताल्लुक सियासत से नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना जी कि ये सियासी फैसला फलाना, कतई तौर पे नहीं। वो कानून देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, सही जो है। उन्होंने लाशऊरी तौर पे पाकिस्तान के जो पेश मंजर में गैर यकीनी सूरत हाल है उसको यकीनी बदलने के लिए एक बहुत ही मुस्बत गैर शऊरी किस्म का इकदाम उठाया, जो मेरे नजदीक एक बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है। जमहूरियत में इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जमहूरियत का मतलब, जमहूरियत कहां से पता लगती है किसी मुल्क में है? आप इलेक्शन कराते हैं फ्री एंड फेयर, और उसके बाद देखते हैं कि आवाम के नुमाइंदे क्या है। इलेक्शन ही जो हैं वो आपके कंट्रोवर्शियल हैं, मुतनाज़िया थे 8 फरवरी के, और उसमें ये मुतनाज़िया एक बहुत बड़ा था कि जी ये सीटें कहाँ जाएंगी, रिजर्व सीटें। सारे के सारे प्रोसेस को
बाकायदा तौर पे, लाशौरी तौर पे और अदालती तौर पे और आईनी और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बड़े बड़े सवालिया निशान छोड़ दिए हैं। देखिए, अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि इलेक्शन दोबारा कराएं, 2 महीने बाद इलेक्शन कराएं, लेकिन उन्होंने जो हिंट दिए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हिंट दिए हैं, उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये जो आपकी है ना गैर यकीनी सूरत हाल सियासी, इसको भी वो ठीक करना चाहते हैं। देखिए, लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, मेरा ख्याल है इस वक्त मेरे सेगमेंट का वक्त अब खत्म हो रहा है। सिर्फ ये बताऊंगा कि वो जो क्लाइमेट चेंज की बात करते थे ना, वो तो टेक्निकल बातें हैं। 1992 से वो अर्थ समिट शुरू हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान का सियासी क्लाइमेट चेंज हो गया है। अच्छा। और अब उसमें जो हवा चल रही है ना, अल्लाह करे कि ये इसके आगे बंद ना बांधे जाएं। ये जो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। और मैं यानी इस वक्त की आखिरी बात जी। वो मेरे दोस्त जो मुस्लिम लीग नून में है, वो मेरे दोस्त जो पीपल्स पार्टी में है, वो मेरे दोस्त जो इस वक्त की हुकूमत की एलाइज वो पार्टीज हैं, उनमें से अक्सर लोगों के दिल में भी ये बात थी कि ये हमने सीटें कैसे ले ली हैं यार। अब वो मुंह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका दिल तो वो ये कहेगा ना कि यार बात तो ठीक हुई है, फैसला तो ठीक आया है। ठीक है साकिब, क्या एक बिल्कुल जी बात तो सच है, बात रसवाई की। साकिब ये बताएं कि अब क्या इक्वेशन बन रही है, कितनी प्रोविंशियल असेंबलीज की सीटें हैं जो मुतनाज़ा हो गई हैं, कितनी कौमी असेंबली की हैं, और क्या अब होने जा रहा है आपकी दानिस्त में? एक तो टोटल जो है वो 78 नशिस्तें थीं, जिसमें जो कौमी असम्बली की पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की थीं नशिस्तें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सब पे जो है वो के लिए है फैसला, तमाम सूबों की और कौमी असम्बली के। इसमें 39 नशिस्तें तो PTI को डिक्लेयर कर दिया गया है। 39 MNAs को PTI का जो मेंबर है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि केस वो एक एंगल है कि केस था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और इस केस के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहीं नहीं रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है अब जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी PTI, कहीं पार्लियामेंट में भी PTI, और हर जगह पे अब जो तारुफ होगा उनका PTI के तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इस सारे मामले में फिलहाल गैर फाल हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी तो वो है साहबजादा अहमद रजा साहब, अब जो है वो PTI के मेंबर जो है वो हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो पूरे इसमें गैर फाल हो गई है। अब जो उनके हैं आज़ाद डिक्लेयर किए गए हैं वो 41 है। उन्होंने 15 रोज में जमा करवाने हैं, अपने सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाने हैं। तो इसमें जो हुकूमत वक्त है इसके लिए 2 चैलेंजेस है। एक चैलेंज तो 8 फरवरी से ऑनवर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो है फॉर्म 47 का। वो पंजाब में 180 से जायद वहाँ पे इलेक्शन पिटीशंस हैं, इस्लामाबाद की हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो वो एक अलग से चैलेंज है। वहाँ पे उसको करने के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली कि रिटायर्ड जज लगा लें और ट्रिब्यूनल तब्दील करवा लें और उसका माजी से इतलाक करवा लें। वो उन्होंने अलग से उसका बंदोबस्त किया कि फॉर्म 47, लेकिन वो अभी भी मामलात मौजूद है, खत्म नहीं हुए, पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी। और उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग एक चीज सामने आई कि जो एक उनके मेंबर थे यहाँ पे राजा खुर्रम नवाज, उन्होंने कहा एक टीवी जो है वो इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैंने जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे फॉर्म 45 टेस्ट करवा के जो है तस्दीक करवा के दिए हैं। तो सबसे हैरान कौन मामला ये है कि जो फॉर्म 45 होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर से पोलिंग एजेंट लेकर अपने मुतलका कैंडिडेट को देता है, रिटर्निंग अफसर की तस्दीक या उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। तो ये काफी जो है वो सवालात हैं। तो हुकूमत के लिए वो अलग से एक चैलेंज है। अब जो दूसरा जो चैलेंज ये आया है, अगर ये 41 कैंडिडेट्स हैं, अब ये कहा जा रहा है, एक बात हो रही है कि वो इतने तोड़ लें तो दोबारा से जो है वो 2/3, ये आसान नहीं होगा। उसकी एक वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस सारे सिनेरियो में, वो फैसला 8 फरवरी से पहले जो कुछ हुआ
और 8 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, ये सारे का एक ही फैसला है और इसके असरात होंगे और आइंदा भी इसके जो है वो असरात हमें नजर आएंगे। ओवरऑल जुडिशरी पे भी असरात नजर आएंगे। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये कि ये आसान होगा कि वो जो है वो 41 लोगों को कहीं ना कहीं उसको इस तरह करने की कोशिश की जाए। असेंबली में हुकूमत इस वक्त अब जा चुकी है डेंजर जोन में या नहीं जा रही, सेफ है? आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सेफ है। डेंजर जोन तो नहीं, सेफ ही है, वो मसला नहीं है उनको। डेंजर जोन यही है कि यहाँ पे अगर ये पीटीआई को सारी नशिस्तें मिल जाती हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई हो जाएगी पार्लियामेंट में, मतलब कौमी असेंबली में, फिर नून लीग और फिर जो है वो पीपल्स पार्टी होगी। तो ये एक मॉरली तो उन पे बाउंड हो जाएगा ना कि हम वो हुकूमत में है लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीटीआई है जो कौमी असेंबली में। इसी तरह पंजाब में भी उनकी नशिस्तें आ जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा, फिर सेनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा की सारी नशिस्तें जो है वो किसको जाएंगी, जो है वो पीटीआई को अब मिलेंगी। सेनेट में भी पीटीआई मेजॉरिटी में जा सकती है। ये जो अभी तक की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, अगर ये नशिस्तें इनको सारी मिलती हैं तो हुकूमत के लिए ये अलग से जो है वो एक चैलेंज है। अब वो ऐसा उसको ट्रीट नहीं कर सकते कि एक पीटीआई नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिस तरह 8 फरवरी से पहले ट्रीट किया जाता था या बाद में भी ट्रीट किया जाता रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। अब उनको फुल फ्लेज उसको इंगेज करना पड़ेगा अहम कौमी इश्यूज में और उनको कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के लिए भी इंगेज करना पड़ेगा अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है उन्होंने चलानी है तो। यानी पीटीआई अब एक तगड़ी पोजीशन में, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर पोजीशन में है, इस पर करते हैं डिस्कशन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नज़मुल साकिब साहब, आज का फैसला ज़ाहिर है पीटीआई के लिए तो एक अच्छा फैसला है। हुकूमत परेशान है, मगर इलेक्शन कमीशन की साख पर, उनके एक्शंस पर, उनकी कारकर्दगी पर, उनकी शफाफियत पर बहुत बड़े बड़े सवालात उठ चुके हैं और बजाय इसके कि वो इन सवालात पर कोई जस्टिफिकेशन दें या वो ख़ुद भी अपनी कोई कोर्स करेक्शन करें या फिर इस्तीफ़ा दे दें आके, वो तो आगे से जस्टिफिकेशंस ये दे रहे हैं कि जी हमने तो किसी फ़ैसले की सुप्रीम कोर्ट की कोई गलत तशरीह नहीं की और हमारी तो समझ से बालतर है कि कैसे पीटीआई को मखसूस नशिस्तें आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन की साख की बात कर रहे हैं, मुझे उनकी एग्जिस्टेंस की फिक्र पड़ी हुई है। आप ये बात कर रही हैं कि उनकी साख पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उनका क्या होगा, मुझे तो उनकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में लग रही है। और उनकी थोड़ी देर के लिए रामीन ज़रा पीछे चलते हैं जी। एक इलेक्शन कमीशन वो है, सिकंदर साहब बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, ये सदर साहब ने खत लिखा है ना कि डेट दें, ये पड़ा हुआ है, ये टोकरी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी आप डेट दीजिए प्लीज़, और उसमें 90 दिन ये वो वगैरह। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये हमारा काम है, इलेक्शन कराना हमारा काम है, इलेक्शन की डेट देना हमारा काम है। हाँ। ये जो आज का फैसला है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ ये भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उसकी जगह और मकाम इनडायरेक्टली बताया है कि दैट यू एक्चुअली बिलोंग हियर। अपनी बिसात में, अपने हिसाब किताब में रहिए। और उन्होंने अब करें ना, अब इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, बल्ले के निशान से लेके आपकी मखसूस नशिस्तों तक, ये सारी चीजें। अब ये है कि एक इलेक्शन कमीशन वो था, ऐसे लग रहा था ना पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, ना सदर मुमलकत है, ना ही वहां पे कोई ऐसी चीज है जो उनको रोक सकती है। वो इस तरह से इतनी नखवत के साथ वो बोलते थे कि जिस तरह और हम करेंगे, यानी वो बादशाहों का जो होता है। इस वक्त क्या आलम है? इस वक्त आलम ये है कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनके पास कोई किसी किस्म की, वो कहते हैं ना बगलें झांकना। जी। अब ये है कि झांके वो बगलें, यानी कुछ देर तक उनको भी पता लगे कि किस तरह उन्होंने अवाम को एक इंतजार की तलवार पे लटकाए रखा था। देखिए, पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में तो उनको पता लग ही गया, लेकिन
इनको भी पता लगा इलेक्शन कमीशन को कि इस तरह की जो फजूल किस्म के एंगल निकाल के ना तो किसी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इलेक्शन कमीशन के लिए एक गाइड बुक समझिए कि है। ठीक है। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऊंट की हर कल सीधी करने के लिए उनको बताया है ये है ये है ये है। इस वक्त की आखिरी बात, दो अल्फाज उन्होंने उस ऑर्डर में यानी इस्तेमाल किए हैं। एक तो उनके एक्शंस को रद्द किया है कि आपने ये एक्शन लिया गलत लिया, ये एक्शन लिया गलत लिया। दूसरा उन्होंने इन एक्शन की भी बात की है कि आप किन किन जगहों पे खामोश रहे, आप किन किन जगहों पे आपने एक्शन नहीं लिया। तो दोनों लिहाज से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को यूं समझिए कि उनका कुछ रहा नहीं, साख तो बड़ी दूर की बात है। जी। अब यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन मैं ना मानूं, कौवा सफेद है, हम नहीं मानते, ये वाला एटीट्यूड करते हैं, या वो ये करते हैं कि उनको समझ आती है। और इस वक्त की आखिरी बात, सिकंदर साहब के बारे में हमने सुना था कि वो सफीर बन के कहीं जा रहे हैं। अच्छा। पहले तो मुझे उनका जाना ही जो है मशकूक लग रहा है इस वक्त। दूसरी बात यह कि अगर ये कहीं चले भी गए, वहां पे पाकिस्तानी होंगे, मैं आपको गारंटी से बताता हूं, मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि ज्यादातर ये एम्बेसी में दफ्तर में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को फेस करने का हौसला सिकंदर साहब के पास नहीं है। राव खालिद साहब, कोई एक्शन नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ठीक है, गाइड दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी बता दिया कि गैर कानूनी काम किया आपने, तशरीह ठीक नहीं की, उसकी बेसिस पे आपने पूरी पार्टी ख़त्म कर दी, वोट नहीं उनको उस तरीके से पड़ सके, इलेक्शन का मसला पड़ गया। आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए थी, कोई कोर्स ऑफ एक्शन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लिया जाना चाहिए था स्पेसिफिकली? पहला तो ये हुआ है कि जितना जोर लगा के इलेक्शन कमीशन पिछले कुछ 6-8 महीने से पीटीआई को आउस्ट करने पे लगा हुआ था, उतनी ज्यादा धमाकेदार एंट्री सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो गई है उसकी पीटीआई की, जो हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं कि जिस तरह स्टैंप हो गया उसका सारा एक्ट उसके है। तो ये तो इतना बड़ा धचका है, तो अब तो पागलपन तारी हो सकता है इलेक्शन कमीशन पे। इसके बाद मेरा ख्याल है और तो उनको हल सूझेगा नहीं, और वो पागलपन तारी हो चुका है। जिस किस्म की वो जराये से खबरें चलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पिटाई पेड़े हुए हैं, हमने गलत तशरीह नहीं की। जब अदालत में पेश थे उस वक्त आए बाएं शाएं कर रहे थे, जब वो कहते गलत तशरीह की है आपने, तो वो कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ डायरेक्टली जवाब ही नहीं देते थे, कभी इधर निकल जाते थे, कभी उधर निकल जाते थे। तो मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर कोई बच्चे तो नहीं बैठे ना, एक जिम्मेदार इदारा है, उसके अंदर बहुत जिम्मेदार लोग बिठाए गए थे ये सोच के कि ये आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और मुल्क में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे, जो खुद भी दावेदार है इलेक्शन कमीशन के हम इसके जिम्मेदार हैं और कराएंगे। तो उन्होंने किया क्या? आपके इलेक्शन बर वक्त नहीं होने दिए, जो आईनी वायलेशन उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 13-0 से कह दिया कि आपने गलत इंटरप्रिटेशन उसकी की है, मान वो फिर नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने फॉर्म 45 और 47 के साथ जो हशर किया, अभी तक उसका उन्होंने गंद डाला हुआ है। अभी तक उनकी आ रही है रिपोर्ट्स, अभी तक वो चेंजेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कभी 45 पे 46 लोड कर देते हैं, कभी 47 लोड कर देते हैं। 45 के बारे में साकिब ने जैसे बताया कि टेस्टेड कॉपी सब आनी शुरू हो गई हैं, इसके साथ काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद रिजर्व सीटों के ऊपर जो किया, उस पर भी उनको आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज कि आप रिजर्व सीटें बंदर बांट नहीं कर सकते थे, आपका टोटल गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हर जगह पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है उनके एक्ट्स को। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तकर्री का इशू आया, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तकर्री का इशू आया, उसके ऊपर जैसे ही ये इस्लामाबाद वाली थोड़ी सी हियरिंग शुरू हुई, फौरी तौर पे उन्होंने उसको बतल कर दिया ट्रिब्यूनल को, जिसको हाई कोर्ट ने बहाल किया और फिर उसकी हियरिंग दोबारा से शुरू कराई। तो ओवरऑल जो उनकी बदनीयती जो है ना, जो कहता है बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, उनकी बदनीयती हर एक्ट में आपको हर स्टेप पे नजर आ रही है। उसके बाद भी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और इसके बारे में लाजमी कुछ ना कुछ इसको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज किया है, उनको पता चल गया है कि ये जो कर रहे हैं ना अब तक जो हरकतें इन्होंने की हैं, इन्होंने बाज आगे भी नहीं आना, इन्होंने फिर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करनी है, हमारे फैसले को इन्होंने घुमाने की कोशिश करनी है।
इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसली फैसले के अंदर अपने लिख दिया है कि जो ये 8 जज हैं मेजॉरिटी जिन्होंने फैसला दिया है, कोई भी मसला हो इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में, इन 8 जजों के पास आप फौरन आ जाएं दरखास्त लेके फॉर्मल, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ करना है, इसलिए उन्होंने पहले से वो रास्ता भी तकरीबन बंद कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। मेरा ख्याल है अगर कोई वहां पे थोड़ा सा अपनी इज्जत साख की किसी को फिक्र है तो घर ही चले जाएं तो बेहतर है, बजाय इसके कि वो दुनिया भर में रुसवा होते फिरे। हमारे ग्रेस नहीं है लोगों में, मुसलसल गलत जस्टिफिकेशंस देंगे आके, बजाय इसके कि तस्लीम करें कि हमें अखलाकी नहीं, हमारी सोच पता क्या है, हमारी सोच क्या है जी, हमारी सोच क्या है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। पैथेटिक। हम तो मशहूरी चाहते हैं ना, चाहे बदनामी से मिले। ठीक बात है। हाँ, ये अप्रोच है। तो देखिए यूके में इलेक्शन हुए, जिस तरीके से उन्होंने ग्रेसफुली तस्लीम की है अपनी शिकस्त को, ऐसी तो मिसाल हमें पाकिस्तान में तो खैर दूर दूर तक नहीं मिलती। साकिब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जराए, आप 7 समंदर पार क्यों जाते हैं, 7 समंदर पार क्यों जाते हैं, सॉरी रमीन, आप पड़ोस में देख लें। हाँ एग्जैक्टली, पड़ोस में देख ले, पड़ोस में भी इलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत अच्छी सीटें ली राहुल गांधी साहब ने, उन्होंने उसको भी आके ग्रेसफुली बड़ा उसके ऊपर बात की। साकिब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ज़राए से जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा है, एक तो वही कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, हमारी तो वेबसाइट पे अभी भी पीटीआई सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। फिर दूसरी वो बात ये कर रहे हैं कि जिन 41 उम्मीदवारों को हमने आज़ाद डिक्लेयर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई लिखा ही नहीं था, तो फिर हम कैसे उनको पीटीआई का डिक्लेयर कर देते हैं। वो पीटीआई पर डाल रहे हैं चीज़ की असल में पीटीआई की गलती है। पहली बात तो ये है कि ये जो ज़राए वाला मामला है, इसमें बड़ा आसान होता है कि कल इलेक्शन कमीशन कहे कि हमने तो कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन गोया ये कह रहा है कि 11 जजेस ने 13 में से, अच्छा इलेक्शन वैसे फैसला पीटीआई के हक में 8-5 के उस रेशो पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो सारे जजेस जो है वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि भाई आपने काम ठीक नहीं किया। मतलब अंदाजा लगा लें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हमेशा से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स भी ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, अलग से उसका स्टेटस है, हम उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन्होंने भी ये बात की है। उन्होंने कहा है कि आपने गलत तशरीह की है उस 13 जनवरी वाले उस फैसले की, और आपने आज़ाद डिक्लेयर किया है, गलत आज़ाद जो डिक्लेयर किया, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को उस हद तक उन्होंने भी कलअदम करार दिया है। तो इससे बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में बात नहीं हो सकती जो इलेक्शन कमीशन ये बात कर रहा है। फिर इलेक्शन सारी दुनिया ने देखा कि ये जो सवाल हो रहा था कि फर्ज करें कि 6 लोगों के ही सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो आपने उनको किस इख्तियार के तहत आज़ाद डिक्लेयर किया, कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे सका। फिर इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल जो कारकर्दगी थी, रिटर्निंग अफसरान ने जो रिजल्ट्स देने थे 2 बजे तक या नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे तक, वो जो टाइम फ्रेम था उस टाइम में वो रिजल्ट्स नहीं दिए गए। क्या आज तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट की? और ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह पे यही चीजें चल रही थी। क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई? क्या प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कोई तहकीकात की गई? फिर जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो है वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए जो है वो बताया गया था कि हमने लगाया है, और बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, और दावा किया गया 6 फरवरी को कि ये बगैर इंटरनेट के चलेगा, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। और फ्लॉप के पीछे कहते हैं जी इंटरनेट बंद था तो इसलिए फ्लॉप हो गया, हालांकि खुद कह रहे थे कि इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। और आज इलेक्शन कमीशन जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस सिस्टम में जो रिजल्ट्स भेजे गए थे 8 फरवरी शाम को प्रिजाइडिंग अफसरान ने 8-9 बजे रिजल्ट्स जो भेजे थे, इस सिस्टम से वो रिजल्ट्स अगर सामने आ जाएं और उन पे टाइम भी लिखा हुआ होगा, तो इलेक्शन पे, पूरे इलेक्शन पे कहीं जो है वो सवालिया निशान ना उठ जाए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे जब हम बात करते हैं तो वो एक लंबी लिस्ट है। और जो आखिरी बात मैं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जो डिटेल जजमेंट देगी, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे जो है वो बात होगी। ठीक है, नजमुल साकिब साहब क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? आज का गैर जरूरी सवाल, 2-3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहतरम अतहर मिनल्ला साहब ने फरमाया है कि 2018 में नून लीग के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। नून लीग के साथ वही हो रहा था 2018 में जी, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। मोहतरम जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, गैर जरूरी सवाल यह है
कि 2-1 साल के बाद क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी और नून लीग के साथ वही हो रहा होगा जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। नाजरीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।